ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये कहानी 1999 की कहानी है। और ये उस दौर की कहानी है जिस दौर में मेरे फादर इंजीनियर के तौर पे कोरिया में जॉब किया करते थे। शुरू शुरू में जब इनकी जॉब लगी थी तो ये खुद कोरिया गए थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो इन्होंने मेरी फैमिली को यानी मेरी मदर को, मुझे, मेरी बहन को अपने पास बुला लिया था। कोरिया के अंदर जहाँ पे इनको रिहाइश मिली हुई थी, बेसिकली ये एक ऐसा एरिया था जिसे आप छोटा सा हिल स्टेशन भी कह सकते हैं। एतराफ़ का जो हिस्सा था वहाँ पे पहाड़ियाँ या छोटे छोटे पहाड़ी जैसे टीले मौजूद थे। और उसके बाद का जो एरिया था, कुछ जगहों पे खेत भी मौजूद थे। अगर आप आबादी की बात करें तो आबादी वहाँ पे ना होने के बराबर थी। और जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके मगरिब का यानी अंधेरे का वक्त आना शुरू हो जाता, तो इस एरिया के अंदर ना सिर्फ सर्दी बढ़ जाया करती थी, बल्कि जो भी इक्का दुक्का लोग दिन में नज़र आया करते थे, वो भी ना सिर्फ अपने अपने घरों में जाके कैद हो जाते थे, बल्कि रात में ऐसा लगता था कि जिस जगह पे हम मौजूद हैं वहाँ पे शुरू से ही किसी भी किस्म का कोई इंसान या अशरफुल मखलूक़ात नहीं रहा करती। अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे 9 से 10, 10 से 11 और फिर रात के 12 बजे का टाइम होता, तो अक्सर ऐसा होता कि रात के 12 बजे के बाद उस एतराफ़ के एरिए में यानी जहाँ पे हिल्स मौजूद थी, इक्का दुक्का दरख्त मौजूद थे। कभी कभी महसूस होता जैसे किसी जानवर के रोने की, कहराने की आवाज़ें आ रही हैं। और कभी कभी ऐसा लगता कि बाकायदा जैसे कोई औरत है जो बाहर रोती हुई, चिल्लाती हुई घूमती चली जा रही है। मेरे फादर आमतौर पे कोशिश किया करते थे कि हम लोग जल्दी सो जाएं और ये आवाज़ें आने से पहले पहले हम लोगों की आंख लग जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, कभी कभी ऐसा भी होता कि हमारी जब आंख नहीं लगती या हमें नींद नहीं आ रही होती, तो रात के 12 बजे के बाद इस तरह की आवाज़ें हमें सुनाई देती। अब मेरी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी और मैं कोशिश किया करता था कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं, कम अज़ कम मैं खिड़की से बाहर की तरफ झांकूं और झांक के देखूं कि आखिर कौन औरत है जो इतनी बुरी तरह रोती जा रही है। अब इसकी क्या हिस्ट्री थी, ये क्यों आया करती थी, इसके बारे में शायद मेरे फादर को मालूमात थी। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी वाइफ यानी मेरी अम्मी से और हम सब से इस तरह की बातें शेयर करें। एक तो हम वैसे भी परदेश में मौजूद थे और परदेश के अंदर भी जिस एरिए में जिस जगह हम मौजूद थे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी मौजूद नहीं थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि इसी तरह एक रात थी और रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। मेरे घर वाले यानी कि मेरे अम्मी अब्बू और मेरी बहन सो चुके थे। मैं अकेला जाग रहा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि 12 के ऊपर का टाइम हो चुका है, लेकिन आज हैरान कुन तौर पे उस औरत की या उस जानवर की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही हैं। जैसे ही मैंने ये सोचा, तो मेरे सोचते ही अगले ही लम्हे मुझे दोबारा से उस औरत या जानवर के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अजीब बात यह थी कि कभी कभी लगता जैसे जानवर है और कभी कभी बाकायदा ऐसा महसूस होता जैसे कोई औरत है जो कि कोरियन ज़बान में कुछ कह रही है, कहरा रही है, अपनी तकलीफ़ या अपनी परेशानी का इजहार कर रही है। और ऐसा ही हुआ कि जब मुसलसल ये आवाज़ें बढ़ती चली गईं और जब मुझे यकीन हो चला कि मेरे घर वाले सारे के सारे सो चुके हैं, तो मैंने एक अजीब सी हरकत की। मैंने ना सिर्फ कमरे की खिड़की खोली, बल्कि खिड़की खोलने के बाद जब मैंने बाहर की तरफ देखना शुरू किया, तो जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी यानी जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा था, दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। हाँ, आखिर में यानी जहाँ पे माउंटेन्स वगैरह मौजूद थी, उनसे कुछ पहले जहाँ पे उल्टे हाथ पे कुछ दरख्त लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन दरख्तों के नीचे कोई खड़ा हुआ है। और जो भी खड़ा हुआ है शायद उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। और अजीब बात ये थी कि जो भी वहाँ पे खड़ा हुआ था वो वाकई में दूर से देखने पे इंसान लग रहा था। और मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ना सिर्फ इंसान है बल्कि वाकई में वही औरत है जो अक्सर रात में चीखती हुई, कराती हुई एक जगह से दूसरी जगह फिरती चली जाती है। अच्छा, एक अजीब सी बात यह थी कि मुझे उसको देखने के बावजूद ना ही किसी भी किस्म का खौफ महसूस हो रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मैं उसको मज़ीद देखना चाहता हूँ, उसके बारे में मज़ीद जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी ये जो कैफियत थी वो इस तरह से क्यों हो चुकी थी। ऐसी क्या वजह थी या ऐसी क्या कशिश थी जो उस औरत के अंदर मौजूद थी, या ऐसा क्या हमदर्दी का जज्बा था जो मेरे दिल में उसके लिए पैदा हो चुका था। इसी दौरानिए में जबकि मैंने खिड़की खोली हुई थी और मुसलसल वो औरत मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी, तो उसके आगे बढ़ने पे मुझे लग रहा था जैसे उसका जो कद है वो बेइंतहा लंबा कद है। ना सिर्फ उसका कद बेइंतहा लंबा था,
बल्कि दूर से चलते हुए आने पे उसके जो बाल थे वो बाकायदा ज़मीन को छूते हुए महसूस हो रहे थे। जो जो वो औरत मज़ीद करीब आ रही थी, अब ऐसा लग रहा था कि दूर से ही उसकी आंखें सफ़ेद कलर की दिखाई दे रही हैं, या फिर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों पे सफ़ेद कलर का कलर कर दिया गया हो। कुछ अजीब से उसके एक्सप्रेशन थे, जैसे वाकई में वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो। और जैसे जैसे वो मज़ीद आगे आ रही थी, तो देखते ही देखते ना सिर्फ ये जो हवा थी ये बढ़ती चली जा रही थी, बल्कि एक वक्त ऐसा आया कि हवा इस कदर चली कि उसके जो कपड़े थे या जो भी उसने फ़्रॉक टाइप के कपड़े पहन रखे थे वो उड़ना शुरू हुए। और उड़ते उड़ते जब उसके पाँव से ऊपर हुए और जब मेरी नज़र एग्जैक्टली उस औरत के पैरों की तरफ पड़ी, तो ऐसा लगा जैसे उस औरत के पाँव हैं वो ना सिर्फ उल्टे पाँव हैं, बल्कि उसके पाँव पे जो उंगलियां मौजूद थी वो इस कदर बड़ी और लंबी उंगलियां थी जैसे कि आमतौर पे किसी मुर्गी या मुर्गाबी की हुआ करती हैं। कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आया कि उसके पाँव किस तरह के बने हुए हैं। बहरहाल अब वो औरत मेरे इस कदर करीब आ चुकी थी कि मेरे और उसके दरमियान मेरा ख्याल है कि 10 या 12 फीट का फासला मौजूद था। जैसे ही वो औरत मेरे इस कदर करीब आई तो आते आते वो ना सिर्फ रुकी, बल्कि उसने रुकने के बाद दोबारा से आसमान की तरफ देख के कराहना या रोना शुरू कर दिया। अब जब उस औरत ने अपने मुंह को आसमान की तरफ किया और जब मेरी नज़र उस औरत के गले की तरफ पड़ी, तो ऐसा लग रहा था उसके गले में एक बहुत बड़ा सा सुराख मौजूद है। और ना सिर्फ उसके गले में एक बहुत बड़ा सा सुराख मौजूद है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ही उसने अपना मुंह आसमान की तरफ किया है, तो उसके मुंह के साथ साथ उसके जो गर्दन या गले वाला जो हिस्सा था वहाँ से भी आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मेरे सामने जो मखलूक मौजूद है, यकीनन इसको ज़बान ज़द आम में चुड़ैल या पिछल पैरी के नाम से जाना जाता है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इसी दौरानिए में पीछे से कोई मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुआ। और जैसे ही मेरे कमरे के अंदर कोई दाखिल हुआ, तो मैंने जब पलट के पीछे की तरफ देखा तो मेरी अम्मी मेरे सामने मौजूद थी। और वो हैरान थी कि मैं इतनी रात में अपने कमरे की खिड़की या दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ क्यों देख रहा हूँ। अब जब मैंने अपनी अम्मी को देखने के बाद दोबारा से उस तरफ देखा जहाँ पे वो औरत ये मंज़र मुझे दिखाई दे रहा था, तो मेरे दोबारा वहाँ पे देखने पे ना ही वहाँ पे कोई इस तरह की औरत मौजूद थी और ना ही लग रहा था कि अब से पहले वहाँ पे कोई औरत रही होगी। खैर, काफ़ी देर तक मैं अपनी मदर को समझाता रहा कि जो कुछ मैंने देखा था वो वाकई में हकीकत में मबनी था, लेकिन मेरी अम्मी का जानबूझ के शायद ये मानना था कि जो कुछ तुमने देखा था वो सरासर तुम्हारा वहम था। मेरी अम्मी ने ना सिर्फ मेरे ऊपर दम दुरूद किया, बल्कि मुझ पे दम दुरूद करने के बाद उन्होंने मुझे कहा था कि आज के बाद तुम रात में इस खिड़की या दरवाजे को हरगिज़ नहीं खोलोगे। ये स्टोरी हमें ताबिश साहब ने शेयर की है और ये बताते हैं कि अब से तकरीबन 11 या 12 साल पहले ये गरीबाबाद के एक घर में रहा करते थे। जो लोग गरीबाबाद के बारे में जानते हैं तो वहाँ पे एक कब्रिस्तान भी मौजूद है और इनका जो घर था, ये बताते हैं इनके घर के बिल्कुल सामने यानी कि रोड क्रॉस करके एक कब्रिस्तान मौजूद था। तो अक्सर ऐसा होता कि जब ये छत पे मौजूद होते यानी कि फर्स्ट फ्लोर से नीचे की तरफ आते, तो इन लोगों का सामना उस कब्रिस्तान की तरफ हो जाया करता था। तो इसी तरह एक रात थी और रात के तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था। इत्तेफाक से जो इनके घर वाले थे वो सारे के सारे किसी प्रोग्राम में गए हुए थे। ये बताते हैं कि मैं काफ़ी देर तक टीवी देखता रहा और टीवी देखने के बाद जब मैं बोर हो गया तो मैंने सोचा कि जो छत है यानी कि इनके कमरे से निकल के सामने जो छत मौजूद है वहाँ पे चला जाता हूँ, कुछ देर के लिए बाहर की तरफ झांकना शुरू करता हूँ। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं उस कमरे से निकल के छत की तरफ आया तो मुझे महसूस होने लगा जैसे बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही है। अब ये जो शोर शराबे की आवाज़ थी, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे किसी की लड़ाई हो रही है या बहुत सारे लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। बहरहाल जब ये छत पे आए और छत पे आने के बाद इन्होंने बाहर की तरफ झांकना शुरू किया, क्योंकि ये भी देखना चाहते थे आखिर कौन लोग हैं जो इतनी बुरी तरह लड़ रहे हैं। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने बाहर की तरफ झांका तो उस रोड पे यानी जहाँ तक मेरी निगाह जा रही थी कोई भी मौजूद नहीं था। उस रोड पे देखने के बाद जब मेरी नज़र सामने जो कब्रिस्तान मौजूद था उस तरफ पड़ी,
तो मैंने देखा कि कब्रिस्तान के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और जितने भी लोग हैं इन सब लोगों ने एक जैसा लिबास पहन रखा है। यानी कि सब के सब लोगों ने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था, और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि सारे के सारे जो लोग हैं कोई ज़िक्र कर रहे हैं, या तो हो सकता है कि कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अब ये काफ़ी देर तक उन लोगों को गौर से देखते रहे। ये सारे के सारे जो लोग थे कब्रिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कब्रों के बराबर में खड़े हुए थे, और ये जो कुछ था ये बड़ा ही हैरान कुन था। खैर 5 मिनट के बाद जब मैं वापस पलटा और वापस से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा, तो जब मैं वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा तो ना जाने क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे आवाज़ दी है। अब जैसे ही मुझे मेरा नाम लेके आवाज़ सुनाई दी तो मैं दोबारा से पलटा और मैं समझा कि शायद मेरा कोई दोस्त होगा जो मुझे बाहर बुलाने के लिए आवाज़ दे रहा होगा। खैर जैसे ही मैं छत के कोने पे आया और मेरी नज़र सामने यानी कब्रिस्तान की तरफ पड़ी, तो अब वहाँ पे उस कब्रिस्तान में एक भी बंदा मौजूद नहीं था। हालांकि अब से तकरीबन 30 सेकंड पहले जब मैं यहाँ से वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ा था तो कब्रिस्तान के अंदर तकरीबन 100 के करीब लोग मौजूद थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे खड़े होके वो तिलावत कर रहे हैं। खैर मैंने कब्रिस्तान में देखने के बाद नीचे की तरफ देखा तो वहाँ पे भी मेरा कोई दोस्त मौजूद नहीं था। अब मुझ पे एकदम से न सिर्फ कपकपी तारी हो चुकी थी, बल्कि एकदम से मेरे शदीद पसीने छूटना शुरू हो चुके थे। खैर मैं हाँफते काँपते जैसे तैसे अपने कमरे की तरफ बढ़ा, और अपने कमरे में पहुंचने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक मैं अपने बेड पे मुसलसल बैठा रहा, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नज़र उठा के छत की तरफ या बाहर की तरफ देख सकूं। और ये जो कुछ हुआ था ये पिछले 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर हुआ था, और अब मैं बड़ी बेचैनी से अपने घर वालों के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। खैर इस दौरानिए में जितनी भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी मैं मुसलसल उनकी तिलावत करता रहा, और अल्लाह अल्लाह करके जब मेरे घर वाले वापस आए तब कहीं जाके मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। अब ये जो वाक़या था मैंने सोचा कि मैं अपने घर वालों के साथ शेयर ना करूं, क्योंकि आम तौर पे अगर आप किराए के घर में रह रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। खैर ऐसे ही हुआ कि इसके तकरीबन 10 या 11 दिन के बाद इत्तफाक से मैं मेरे घर वाले किसी प्रोग्राम में गए हुए थे, जबकि जो हमारा घर था यानी जो हमारा फर्स्ट फ्लोर था उस फ्लोर के ऊपर मेरी बहन घर में अकेली मौजूद थी। मेरी बहन बताती है कि उसको 12 साढ़े 12 बजे एकदम से शोर शराबे की आवाज़ सुनाई दी, और जैसे ही उसको शोर शराबे की आवाज़ें आना शुरू हुई तो वो सबसे पहले खड़ी हुई। उसने भी वैसे ही सबसे पहले छत की तरफ देखा और वहाँ से आगे बढ़ के बाहर की तरफ झांकने लगी। मेरी बहन बताती है कि जैसे ही मेरी नज़र कब्रिस्तान की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि जो सामने कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान में जो शुरू होते ही एक बहुत बड़ा सा दरख्त लगा हुआ है, उस दरख्त के बिल्कुल नीचे कोई खड़ा हुआ है, और बज़ाहिर देखने से या उसके हुलिये से ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की है जो वहाँ पे खड़ी हुई है। अब इतनी रात में किसी लड़की का इस तरह से बाल खोल के कब्रिस्तान के अंदर मौजूद होना ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी बहन बताती है कि तकरीबन 3 या 4 मिनट तक मुसलसल मैं उस लड़की को देखती रही, और वो जो लड़की थी ऐसा लग रहा था जैसे वो भी मुसलसल मेरी तरफ देख रही है। हालांकि वो डिस्टेंस पे मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी आंखों में कुछ इस तरह की चमक मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें दूर से नज़र आने के बावजूद भी ना सिर्फ चमक रही हैं, बल्कि कुछ अजीब तरीके से या तंजिया तरीके से वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। मेरी बहन बताती है कि कुछ देर तक मैं मुसलसल उसको देखती रही, और इसके बाद जब मुझ पे खौफ तारी होना शुरू हुआ तो मैं वापस से कमरे की तरफ चलती चली आई।
मेरी बहन बताती है कि जब मैंने वापस कमरे की तरफ चलना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारी छत है, यानी कि जो हमारे घर के यानी कमरे के सामने वाला हिस्सा है, उस छत के ऊपर से किसी ने एकदम से चलना शुरू किया है। बाकायदा किसी के चलने की या कदम रखने की न सिर्फ आवाज़ आ रही थी, बल्कि अब मेरी बहन को लगने लगा था जैसे कोई उसको मुसलसल फॉलो कर रहा है। मेरी बहन बताती है कि मैं चाहती थी कि मैं पलट के देखूं और मैं कंफर्म करूं आखिर कौन है जो छत पे इतनी रात में मौजूद है। खैर, मेरी बहन ने फ़ौरन से कमरे के अंदर आने के बाद सबसे पहले कमरे को लॉक किया, क्योंकि वो अपनी सेफ्टी को इंश्योर करना चाहती थी। और कमरा लॉक करने के बाद जब उसने खिड़की से छत की तरफ देखना शुरू किया तो मेरी बहन बताती है कि वही औरत, वही लड़की जो भी कुछ देर पहले मुझे कब्रिस्तान के अंदर दरख्त के नीचे या दरख्त के बराबर में नजर आई थी, हूबहू वैसी ही लड़की मेरी छत पे, यानी कि हमारी जो छत है उसके बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ी हुई थी। वैसे ही उसके बाल खुले हुए थे और वैसे ही वो पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देख रही थी। और उसके साथ साथ उसकी जो आंखें थीं वो वैसे ही स्पार्क कर रही थीं जैसे कि मुझे उस वक्त कब्रिस्तान में खड़े हुए उसको देखने पे स्पार्क करती हुई नजर आ रही थी। मेरी बहन बताती है कि उसने फ़ौरन से खिड़की बंद की और जितनी भी कुरानी आयत उसको आया करती थी वो मुसलसल उनकी तिलावत करती चली गई। तकरीबन 15 या 20 मिनट के बाद जब उसने खिड़की को दोबारा से खोल के बाहर की तरफ देखना शुरू किया तो बाहर की तरफ ना वो लड़की मौजूद थी, ना ही उस लड़की का नामो निशान मौजूद था। अब ये जो दो वाक़यात थे जो हमारे साथ, यानी मेरे और मेरी बहन के साथ उस घर में पेश आ चुके थे, तो अब कोई वजह नहीं बनती थी कि हम अपने घर वालों से इन बातों को छुपाएं। खैर, क्योंकि हम ऑलरेडी एडवांस पेमेंट कर चुके थे, किराया हम ऑलरेडी दे चुके थे, तो इतनी जल्दी घर को चेंज करना या इस घर को छोड़ के किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाना तकरीबन नामुमकिन था। अब हमारे पास यही ऑप्शन था कि जो भी हमारा टाइम है वो इस घर के अंदर पूरा करें और कोशिश करें कि हमेशा पाक साफ रहें, ख़ास तौर पे अपने घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत को लगा के रखें। इसी तरह कर कर के तकरीबन 2 या 3 महीने हमने उस फर्स्ट फ्लोर पे ना सिर्फ गुजारे, बल्कि इस दौरानिए में बहुत सारे मज़ीद वाक़यात थे जो ना सिर्फ हमारी फैमिली के साथ, बल्कि जो हमारे बराबर में लोग रहा करते थे उनकी फैमिली के साथ भी बहुत बार पेश आए।